हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसे हमने अपनी प्रीवियस क्लास में सेल वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो उसी को आगे आज हम पढ़ेंगे सेल डिवीज़न। सेल डिवाइड कैसे करती है। जैसे हमारा जब एक शरीर बनता है, जब एक कोई भी छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो एक सिंगल सेल से पैदा होता है। तो उसका मतलब क्या है, जब एक सिंगल सेल डिवाइड करके इतनी मल्टी सेल्स बना देती है, मल्टी ऑर्गेनिज्म सेल्स, जो हम ह्यूमंस होते हैं, जो भी इंडिविजुअल जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब कैसे होते हैं, मल्टी ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या होता है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं। जब एक सेल डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स बनाती हैं तो उसी को क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो कैसे ये एक सेल, इतनी छोटी सेल जिसको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, इतनी छोटी सेल डिवाइड करके एक पूरा शरीर का निर्माण कर देती है। देखो कैसे, जैसे मान लो ये कोई एक क्या है, सेल है। अब ये सेल डिवाइड करेगी तो 1 से 2 बनाएगी, 2 से 4 बनाएगी, 4 से 8 बनाएगी। तो इसी तरह क्या करती है ये सेल, क्या करती है, अपने आप को डिवाइड करती रहती है और एक बॉडी का पूरी बॉडी बना देती है। जैसे मैंने कहा था कि सेल डिवीजन, अब ये नहीं है कि जो सेल होती है वो हर टाइम डिवीजन ही करती रहती है। जैसे एक एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सी सेल डिवाइड नहीं होती है, तो वो नर्व सेल्स और मसल सेल्स, 2 सेल्स ऐसी होती हैं जो कभी डिवाइड नहीं करती है, बाकी सारी सेल्स डिवाइड करती हैं। और ये नहीं कि वो हर टाइम डिवाइड ही कर रही हैं, जिस समय उस सेल को डिवाइड करने की जरूरत होगी वो उसी टाइम डिवाइड करेगी, बाकी टाइम वो अपने फंक्शन करती रहती है। जैसे लीवर अपने फंक्शन कर रहा है, हार्ट अपनी फंक्शन कर रहा है, पैंक्रियाज, किडनी, जो भी है वो अपने अपने फंक्शन कर रही होती है। और जैसे उसको अपनी सेल की डिवाइड की जरूरत होती है तो वो डिवाइड करती है। तो जैसे क्या होता है, जैसे ये कोई मेल है और ये कोई फीमेल है, ठीक है। बना ओवम और मेल से क्या बना, स्पर्म। तो जब ये फ्यूज होते हैं तो क्या बन जाता है, एक जाइगोट, ठीक है, इसको कहते हैं जाइगोट। और जाइगोट क्या होता है, एक सिंगल सेल होती है। फर्स्ट जो सेल बनती है वो होती है जाइगोट, जो एक सिंगल सेल होती है। और ये सिंगल सेल डिवाइड होते 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 क्या बन जाती है, एक पूरा इंसान बन जाता है, पूरी बॉडी बन जाती है। तो यही सेल का डिवीजन कैसे होता है और किन फेजेस में कंप्लीट होता है, ये हम पढ़ेंगे। अब बहुत सारे लोग सेल डिवीजन और सेल साइकिल में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि जो सेल डिवीजन है वही सेल साइकिल है। देखो मैंने अभी बताया कि आपको सेल साइकिल और सेल डिवीजन में अंतर कैसे है। देखो जैसे ये मैंने पूरी एक सेल साइकिल का स्ट्रक्चर बना रखा है, तो इस सेल साइकिल में ही कुछ पार्ट डिवीजन का है और कुछ पार्ट डिवीजन वाला नहीं है। जैसे देखो तो सेल साइकिल होगी, उसमें क्या होगा, सेल साइकिल में 2-3 काम होंगे। एक तो क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, सेल डिवीजन इनटू 2 डॉटर सेल हो जाएंगी, और सेल ऑर्गेनेल सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, एंजाइम सिंथेसिस। अब हम पढ़ेंगे फेज ऑफ सेल डिवीजन। सबसे पहले अगर आपको फेज ऑफ सेल डिवीजन समझ आ जाएगा तो सेल साइकिल अपने आप ही समझ आ जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ, जब एक सेल होती है, जब एक नई सिंगल सेल होती है, वो डिवाइड होने के लिए तैयार होती है, तो उस सेल को कहते हैं पेरेंट सेल। पेरेंट सेल मतलब अब ये सेल डिवाइड होने वाली होती है, और जब डिवाइड होके 2 सेल बना देती है तो उनको डॉटर सेल कहते हैं। अब पेरेंट सेल देखो, यहाँ से तुम लोग देखो कि जब एक पेरेंट सेल यहाँ पर, हम सपोज हम इस सेल को यहाँ से डिवाइड करना स्टार्ट करा रहे हैं, जैसे ये कोई एक पेरेंट सेल थी। इस पेरेंट सेल में सबसे पहले जो सेल डिवीजन होता है ना, वो 2 फेज में होता है। कैसे, एक को कहते हैं इंटरफेज और एक को कहते हैं माइटोटिक फेज। अब ये जो इंटरफेज होती है ना, ये तो क्या होती है, ये डिवाइड नहीं होती है। डिवाइड कौन सी होती है, माइटोटिक फेज। देखो जो मैंने बताया है कि जो सेल डिवीजन होती है उसके 2 फेज होते हैं, एक इंटरफेज और एक एंड फेज। अब ये जो इंटरफेज है ना, इसको कहते हैं प्रिपरेटरी फेज या रेस्टिंग फेज। प्रिपरेटरी फेज क्या होती है, प्रिपरेटरी मतलब होता है प्रिपरेशन, किसी भी चीज का प्रिपरेशन। जैसे एग्जाम है तो हम एग्जाम के दिन तो पढ़ते नहीं है, बहुत पहले से उसकी तैयारी करते हैं, बहुत पहले से उसकी प्रिपरेशन होती है। किसी की शादी हो रही है तो उसी दिन तो नहीं हो जाती है ना, उसकी तैयारी बहुत टाइम पहले से होती है। तो वैसे जब सेल का डिवीजन होने वाला होता है तो सेल बहुत पहले से तैयारी कर रही होती है, तो उसको कहते हैं प्रिपरेशन। और यही फेज क्या होती है, प्रिपरेटरी फेज। अब इस प्रिपरेटरी फेज में क्या होती है, जो भी सेल को डिवाइड करने के लिए जरूरत होती है ना, वो पहले वो पूरी कर रही होती है, ताकि जैसे डिवीजन फेज आएगी तो हम उसको क्या होगा, तुरंत डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रिपरेटरी फेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। रेस्टिंग फेज हम इसलिए कह रहे हैं
ये नहीं कि वो रेस्ट कर रही है, रेस्ट कर रहे हैं इसलिए रेस्टिंग फेज नहीं कर रहे हैं, रेस्टिंग फेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो डिवाइड नहीं हो रही है अभी, बाकी के सारे काम अभी रेस्ट में है, डिवाइड नहीं कर रही है लेकिन और काम कर रही है। ये सबसे बड़ी फेज होती है, इसको कहते हैं लॉन्गेस्ट फेज। लगभग 95% पूरी सेल डिवीजन में यही ले लेती है। 95% मतलब क्या होते हैं, लगभग जैसे 24 आवर्स होते हैं तो 23 आवर्स पूरे यही ले लेती है अपने, जो ये इंटरफेस होती है। ये भी एग्जाम में आता है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है वो कौन सी होती है, इंटरफेज। और जो ये माइटोटिक फेज है ये केवल क्या होती है 5% यानी 1 आवर लेती है। और एग्जाम में आ भी जाता है जो माइटोटिक फेज है उसमें कितने घंटे लगते हैं कंप्लीट होने में, तो कितने 1 आवर्स। ठीक है, अब क्या होगा, जो ये इंटरफेज है सबसे पहले जो सेल होगी जो डिवाइड होने वाली है, जो पेरेंट सेल है वो कहाँ जाती है, सबसे पहले G1 फेज में। इंटरफेज की 3 स्टेज होती हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है, G1 फेज को गैप 1 फेज भी कहते हैं, ग्रोथ फेज भी कहते हैं, और S फेज को सिंथेटिक फेज और G2 फेज को गैप 2 फेज भी कहते हैं। अब जैसे ये G1 फेज में चली गई, जो ये सेल थी वो क्या करेगी, यहाँ पर 8 से 10 घंटे लगाएगी, अपना प्रॉपर तैयारी करेगी, जिसमें क्या होगा, डुप्लीकेट्स ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिल हैं, जैसे क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम्स हो गया, जितने भी ऑर्गेनिल्स है ना वो यहाँ पर क्या होता है, डुप्लीकेट होते हैं। डुप्लीकेट मतलब डबल हो जाते हैं, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिल बनते रहते हैं, क्योंकि आगे जाके इन्होंने डिवाइड होनी है और पूरे सेल्स में ये ऑर्गेनिल्स पहुंचने हैं, तो बिना डिवाइड करे तो हो नहीं पाएगा। तो क्या करते हैं, ये अपने को डिवाइड करने लग जाते हैं, ताकि जब नई सेल बनेगी तो उसमें डिवाइड हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो गया, और मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब समझे, इसमें और जो सब हो रहा होगा, रेस्पिरेशन हो रहा होगा और जो भी प्रोसेस होती है वो सब इसमें चल रहा होगा, बस डिवाइड नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब जैसे G1 फेज से ये S फेज में जाती है, S फेज मतलब सिंथेटिक फेज में जाती है, और यहाँ पर 6 to 8 आवर्स लेती है। कभी कभी ना पर्टिकुलर फेज के आवर्स भी पूछ लेते हैं कि कितने घंटे ये एक फेज में रहती है। तो जो S फेज होती है, जिसको सिंथेटिक फेज कहते हैं, वो लगभग 6 से 8 घंटे तक काम करती है। और यहाँ पर सिंथेटिक मतलब होता है सिंथेसिस करना, किसका, डीएनए का। तो S फेज का तो आता ही है कभी ना कभी कि सिंथेटिक फेज किसे कहते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, तो जो सिंथेटिक फेज है उसको S फेज कहते हैं, जहाँ पर डीएनए रेप्लिकेट करता है और यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। जब मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था कि जैसे ये कोई सेल है और इसमें न्यूक्लियस है, इसमें क्या होता है, क्रोमेटिन का एक नेट बना रहता है। तो उसमें क्या होता है, इन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, क्रोमोसोम धागेनुमा जो संरचना है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, बाइंड हो जाते हैं, और उस बाइंड करके ही आगे जाके क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन भी बन रहे हैं और सेंट्रोल भी बन रहे हैं, मतलब कि सेल को जो जो जरूरत है वो सब चीज क्या हो रही है, बनते चली जा रही है। अब जैसे ये सब चीज बन जाएगी तो ये सेल G2 फेज में आ जाएगी, और ये 4 to 6 आवर्स में यहाँ पर अपनी सेल अच्छे से ग्रोथ करे रहेगा। और यहाँ पर ये सब एंजाइम तो बनते रह रहे हैं, लेकिन जैसे G2 में हो गए ना, तो उसमें जितने बचा खुचा एंजाइम प्रोटीन जो भी कुछ था वो क्या हो जाएगा, सब मतलब बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब मैंने कहा था कि यहाँ पर सारे ऑर्गेनल्स कंप्लीट हो जाते हैं, बन जाते हैं, सिवाय कितने, 2 एक्सेप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी। ये 2 ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो यहाँ पर नहीं बनते हैं, वो सीधे कहाँ पर बनते हैं, G2 फेज में, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी बॉडी। ये अगर एग्जाम में आ गया कि मतलब कौन से ऐसे ऑर्गेनल हैं जो G1 फेज में नहीं बनते हैं, G2 फेज में बनते हैं, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या हो गया, सारे ऑर्गेनल डुप्लीकेट हो गए हैं और उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया है, प्रोटीन बन गया है, हिस्टोन बन गए, सेंट्रोल्स बन गए हैं, जो न्यूक्लियस है वो बन गया है, एंजाइम जितनी जरूरत है सब बन गया है। तो जैसे यहाँ पर सेल पूरी तरह तैयार हो गई है, जो प्रिपरेटरी फेज यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, अब ये डिवाइड होने के लिए रेडी है। अब ये सीधे से इंटरफेज से कहाँ आ जाएगी, माइटोटिक फेज में। माइटोटिक फेज मैंने क्या कहा था, इसको डिवीजन फेज भी कहते हैं, क्योंकि अब ये डिवाइड होने वाली है। और जो इंटरफेज है ना उसको नॉन डिवीजन फेज कहते हैं, लेकिन जो माइटोटिक होती है उसको डिवीजन फेज कहते हैं। यहाँ पर अब ये डिवाइड होगी, और डिवाइड भी कितने तरीके से होगी है, 2 टाइप से, एक तो कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। हमेशा याद रखना, जहां पर कैरियो शब्द आएगा तो कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी यहाँ पर न्यूक्लियस का ब्रेक डाउन हो रहा है, न्यूक्लियस टूट रहे हैं।
न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। और साइटोकाइनेसिस, साइटो मीन्स सेल, काइनेसिस मतलब डिवीजन, यानी यहाँ सेल का डिवीजन हो रहा है। तो जैसे ही हम कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कहेंगे, तो जो कैरियोकाइनेसिस है उसमें तो 4 फेज फिर हो जाएंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और जो ये फेज का सीक्वेंस है ना, ये इसी तरीके से याद रखना, आगे पीछे नहीं आना, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं कि जो कैरियोकाइनेसिस है या माइटोटिक फेज है उसकी दूसरी फेज कौन सी है, तो आपको मेटाफेज बतानी पड़ेगी। ये नहीं कि आप प्रोफेज पहले कह रहे हो फिर टीलोफेज फिर एनाफेज, नहीं, इसमें क्या होगा, पहला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो ये सारी प्रोसेस क्या किस में आ जाती हैं, कैरियोकाइनेसिस, मतलब यहाँ पर इनका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। ये कैसे है, क्या है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये पूरा मैं फिगर के साथ अभी एक्सप्लेन करूंगी, पहले आप ये समझ लीजिए, ठीक है। अब क्या होता है, हम साइटोकाइनेसिस, यहाँ पर सेल का डिवीजन हो जाता है। अब सबसे पहले जो सेल यहाँ पर रेडी हो गई थी वो जाएगी प्रोफेज में, उसके बाद जाएगी मेटाफेज में, उसके बाद जाएगी एनाफेज में, उसके बाद जाएगी टीलोफेज में। यहाँ तक इनका क्या हो रहा होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा होगा, सारा तैयारी हो रही होगी। कैसे, ये हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पर हो जाएगा साइटोकाइनेसिस, मतलब सेल पूरी तरह तैयार हो गई है, अब सेल का डिवीजन बाकी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। और फिर ये सेल अगर इसको जरूरत है आगे डिवाइड होने की, तो फिर से ये G1 में चली जाएगी, फिर एस फेज में चली जाएगी। अगर किसी सेल को डिवाइड नहीं होना है तो वो क्या कर लेगी, एग्जिट ले लेगी, और उस एग्जिट वाली फेज को कहते हैं G2 फेज। ये भी एग्जाम में आता है कि कहाँ पर सेल, कौन सी फेज में सेल डिवाइड नहीं कर रही होगी या एग्जिट ले लेगी, तो उसको कहते हैं G0 फेज। ये जो G0 लिखा है ना, तो इसको जीरो नहीं, इसको G0 फेज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेल क्या कर लेगी, एग्जिट कर लेगी, बाकी उसकी जितनी प्रोसेस हो रही है, जितना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उस सेल में होती है वो सब कर रही है, लेकिन अभी वो क्या कर रही है, डिवाइड नहीं कर रही। अगर उसको फिर से जरूरत पड़ेगी कि हाँ मुझे डिवाइड होना है, तो ये वापस से इस इंटरफेस में एंटर करके वही प्रोसेस से सेल का डिवीजन कर लेगी, ठीक है। इतना तो हमने किसके बारे में पढ़ लिया, ये सेल साइकिल और सेल डिवीजन में। अब सेल साइकिल और सेल डिवीजन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों, क्योंकि सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल 2 फेज में मिलकर बनी होती है। एक तो क्या हो गई इंटरफेज और एक क्या हो गई माइटोटिक फेज। जो इंटरफेज होती है वो क्या होती है, डिवाइड नहीं करती है। जैसे ही माइटोटिक फेज आती है डिवीजन शुरू हो जाता है और क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस करके सेल 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। अब देखो, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक सेल है, ठीक है, ये अब क्या हो गई, यहाँ तक बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसमें क्या हो रहा है, प्रोफेज में क्या हो रहा है, देखो प्रोफेज में क्या हो जाता है, जो क्रोमेटिन नेट होता है ना, वो क्या हो जाता है, क्रोमोसोम में ऐसे ऐसे बिखर जाता है, ठीक है, और हमेशा पेयर में रहते क्रोमोसोम, ये तो मैंने पहले बताया था। अब उसके बाद जैसे ही मेटाफेज होता है, मेटाफेज में सबसे पहले तो क्या हो गया, प्रोफेज में जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, इसके आगे पता है, न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। सबसे पहले तो ये डिसेपर होती है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस में डिवीजन हो रहा है। जब तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो वो न्यूक्लियस तो डिवाइड करेगा ही नहीं। तो सबसे पहले जो प्रोफेज होता है ना, उसमें क्या हो जाता है, सबसे पहले जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसएपियर हो जाती है। डिसएपियर मतलब वो क्या हो जाती है, एक तरीके से गायब होने लग जाती है। और क्योंकि यहाँ पर अभी हमने न्यूक्लियस का डिवीजन भी तो करना है। और उसके बाद जैसे ही ये क्या होती है, और इसमें भी प्रोफेज में भी एक अर्ली प्रोफेज होती है, एक लेट प्रोफेज होती है। अर्ली प्रोफेज में तो क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट कर देती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसअपियर करना, और जैसे लेट प्रोफेज आता है तो ये कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। अब ये डिसअपियर हो गई, अब क्या हो गया, अब ये क्रोमोसोम क्या हो गए, इस तरीके से फ्री हो गए। अब मेटाफेज में क्या हो जाता है, मेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, इस तरह फ्री होके ऐसे ऐसे करके सेंटर में आ जाते हैं। ये प्रोफेज होती है, ये मेटाफेज होती है। और एनाफेज में क्या होता है, फेज में कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, एक दूसरे से ये खींच के अपोजिट पोल में आने लगते हैं। इस तरीके से कुछ क्रोमोसोम ऊपर को चले जाएंगे, कुछ क्रोमोसोम नीचे को आ जाएंगे। यहाँ पर इनको जो सेंट्रोसोम्स होते हैं ना, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके अपनी तरफ खींचते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, और क्या कर देते हैं, टीलोफेज में क्या हो जाते हैं, ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स ऊपर चले जाते हैं जितने भी थे, और ये वाले नीचे चले जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये एनाफेज में क्या हो जाएगा, जो सेंट्रोसोम था उसने पूरी तरह खींच लिया है, और जो टीलोफेज है उसमें क्या हो गया, सारे के सारे क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स में चले गए हैं। अब ये क्या होगा, यहाँ तक तो ये क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस में हो रहा है।
ये सब चीजें। अब क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस जैसी आएगी तो मैंने बताया था ना कि ये सारे क्रोमोसोम इधर पहुंच चुके हैं और इधर के इधर पहुंच चुके हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म इस तरीके से अंदर को जाएगी, इस तरीके से, और धीरे धीरे ये अंदर जाएगी और पूरा क्या कर देगी, न्यू मतलब डिवीजन हो जाएगा। और टीलोफेज में क्या होता है, इस टीलोफेज में ही वापस से न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आने लग जाती है और इस तरीके से क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आके एक सेल इधर बन जाएगी, एक सेल इधर बन जाएगी, और साइटोकाइनेसिस में क्या हो जाएगा, ये दो सेल पूरी तरह एक दूसरे से इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे और सेपरेट हो जाएंगे। इससे हमें क्या पता चलेगा कि एक सेल से दो सेल बन गई हैं। ठीक है, और अभी तो हम इसको, ये जनरल आइडिया है, और नेक्स्ट क्लास में ये जो माइटोटिक डिवीजन है क्यों है, कैसे होता है, कौन सी सेल्स में बनता है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। और बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और मेहनत करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन